गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एको और रिवर्बरेशन में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाता हूँ कि एको और रिवर्बरेशन में डिफरेंस क्या होता है। मुझे अपनी एको सुनने में बड़ा मजा आता है। मैं चिल्लाता हूँ यो 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 और मुझे अपनी ही साउंड 2-3 बार सुनाई देती है। इसी को हम एको बुलाते हैं। अब वैसे ही अगर मैं एक खाली रूम में जाऊं जहां पे कि कोई भी फर्नीचर नहीं हो, कोई भी कर्टेन या कारपेट वगैरह नहीं, और वहां पे अगर हम चिल्लाएं तो हमें कुछ ऐसी आवाज सुनाई देने वाली है। टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। अगर एक खाली रूम में बोलूं तो कुछ ऐसी आवाज आने वाली है। अब देखो, ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि इसके कारण मैं किसी और की आवाज को क्लियरली नहीं समझ पाता हूं। तो इसे हम बुलाते हैं रिवर्बरेशन। और इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एको और रिवर्बरेशन ये क्या चीज होती है, ये कैसे जनरेट होती है, और कैसे हम इनके इफेक्ट को कम करें ताकि हम साउंड क्वालिटी को और इंप्रूव कर सकें। तो देखो, एको और रिवर्बरेशन का मेन कारण ये है ना कि साउंड ये रिफ्लेक्ट कर सकती है। साउंड कैन रिफ्लेक्ट। जैसे कि हमारे एग्जांपल में देख लो, अगर मैं पहाड़ पे खड़े होकर चिल्लाता हूँ यो, तो फिर मेरी साउंड वेव ये आगे जाएगी और एक ऑब्स्टिकल से टकराने वाली है। इस केस में ये ऑब्स्टिकल हो गया एक और पहाड़। अब देखो, जैसे कि लाइट या फिर वाटर वेव्स ये किसी ऑब्स्टिकल से टकराती हैं तो इनका थोड़ा सा हिस्सा ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे साउंड वेव ये जब दूसरे पहाड़ से टकराएगी ना तो इसका थोड़ा सा हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक करने वाला है और मेरी तरफ आएगा, और फिर थोड़े समय बाद मुझे एक और यो सुनाई देने वाली है, और इसी को हम बोलते हैं एको। अब देखो, यही प्रोसेस कंटिन्यू होने वाला है और तुम्हें मल्टीपल एको सुनाई देने वाले हैं। लेकिन तुम्हें अंदाजा होगा कि जैसे साउंड ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है वैसे ये कमजोर होती चली जाती है। यानी कि हर एक नई एको ये पिछली एको से कमजोर होने वाली है, ये थोड़ी सॉफ्ट होने वाली है। तो यानी कि 3-4 रिफ्लेक्शन के बाद यार तुम्हें एको सुनाई भी नहीं देगा। अब आओ इसी पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से देखते हैं। यो 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 यो। अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि एको क्या चीज है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि राम, एक रूम में एको क्यों नहीं जनरेट होती है? एक रूम में जब हम चिल्लाएंगे तो फिर हमारी साउंड ये दीवार से रिफ्लेक्ट होकर वापस आनी चाहिए ना, तो फिर हमें एको सुनाई देगी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है? तो देखो, तुम्हारी सवाल बिल्कुल ही सही है। रूम में भी हमारी जो दीवार है ये साउंड को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है यार। देखो, एक रूम में जो वॉल्स है ना ये बहुत ही पास पास है कंपेयर टू दी माउंटेन्स। यानी कि इस केस में क्या होगा कि साउंड बहुत ही जल्दी रिफ्लेक्ट होके आने वाली है तुम्हारे पास। तो यानी कि पहली साउंड सुनने के तुरंत बाद तुम्हें दूसरी साउंड, उसकी रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देने वाली है। यानी कि इन दोनों साउंड के बीच का टाइम गैप ये बहुत ही कम होने वाला है, और यही चीज तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज कर देती है। तुम्हारा दिमाग ये नहीं बता पाता है कि पहली साउंड कब खत्म हुई और दूसरी साउंड कब चालू हुई। अब आप इसी को अच्छे समझने के लिए एक डेमो देखते हैं। तो यहाँ एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मैंने ओरिजिनल यो साउंड को डाल दिया है, और इसी को मैं कॉपी करके मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करने वाला हूँ एक टाइम गैप के साथ। तो देखो, जब मैं इसे प्ले करूंगा ना तो हमें सबसे पहले ओरिजिनल साउंड सुनाई देगी, फिर थोड़ी देर बाद पहली कॉपीड साउंड, पहली रिफ्लेक्शन, फिर थोड़ी देर बाद सेकेंड रिफ्लेक्शन, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। और यहाँ इस केस में मैंने दो साउंड के बीच का टाइम गैप इसे कुछ 0.8 सेकेंड्स का रखा है। तो उसे प्ले करके देखते हैं। यो 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 यो। तो यार, ये तो बिल्कुल ही माउंटेन वाले केस की तरह हमें सुनाई दे रही थी। हम दो साउंड को क्लियरली अलग अलग सुन पा रहे थे। तो यानी कि मैं इसे एको बुलाने वाला हूं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो साउंड के बीच में टाइम गैप कुछ 0.8 सेकेंड का हो तो फिर हमारा ब्रेन उन दोनों को क्लियरली अलग अलग सुन सकता है। अब हम टाइम गैप को थोड़ा और कम करते हैं। अब मैं टाइम गैप को और कम करने वाला हूँ 0.4 सेकेंड्स। अब देखते हैं कि क्या हम अभी भी अलग अलग साउंड को क्लियरली सुन पा रहे हैं या नहीं। यो 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 यो। तो यार, मैं तो अभी भी हर एक साउंड को क्लियरली सुन पा रहा हूँ। अब एक बार और सुनो। यो 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 यो। ओके, तो हम इसे भी एको बुलाने वाले हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो साउंड के बीच में 0.4 सेकेंड का भी टाइम गैप हो ना तो भी हमारा ब्रेन उसे अलग अलग सुन सकता है। अब आओ टाइम गैप को थोड़ा और छोटा करते हैं। तो इस बार मैं टाइम गैप को
0.07 सेकेंड छोटा करने वाला हूं। अब मैं तुम्हें थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ये देखो, टाइम गैप इस बार 0.07 सेकेंड्स का है। अब आओ देखते हैं कि क्या इस बार हमें अलग अलग रिफ्लेक्शंस ये क्लियरली सुनाई दे पाते हैं या नहीं। यो, क्या तुम्हें हर एक रिफ्लेक्शन क्लियरली सुनाई दिया? एक बार और सुनो, आंखें बंद करना इस बार और क्लियरली सुनने की कोशिश करना। यो, यार मुझे तो अलग अलग रिफ्लेक्शंस क्लियरली नहीं सुनाई दी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि एक साउंड कब खत्म हुई और दूसरी साउंड कब चालू हुई, और इसलिए हम इसे एको नहीं बुलाने वाले हैं। एक बार और सुन के देख लो। यो, तो यानी कि इस केस में जो रिफ्लेक्टेड साउंड है ना, वो ओरिजिनल साउंड के इफेक्ट को लंबा खींच रही है। इसे हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड, यानी कि साउंड ये गूंज रही है। तो हमारे दिमाग में, हमारे कानों में साउंड की इफेक्ट ये परसिस्ट कर रही है, ये गूंज रही है। और जब भी सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के कारण आवाज परसिस्ट करती है या गूंजती है, तो इसे हम रिवर्बरेशन बुलाते हैं। अब अगर तुम कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स में जाओ, जैसे कि बीजापुर की गोल गुंबद या फिर कुछ गुफा वगैरह में, तो यहाँ पे साउंड बहुत ही स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ साउंड केवल 2-3 बार ही नहीं, बल्कि 50-60 बार भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, और इसके कारण तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रांग रिवर्बरेशन सुनने को मिल सकता है। तो अगर साउंड 50 बार रिफ्लेक्ट करे तो रिवर्बरेशन कुछ ऐसा सुनाई देगा। सुनो, यो। तो ठीक है, हमने ये देख लिया कि अगर तो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बीच में टाइम गैप ज्यादा हो तो उसे हम एको बुलाते हैं, और अगर टाइम गैप कम हो तो उसे हम रिवर्बरेशन बुलाते हैं। लेकिन तुम ये सोच रहोगे कि यार एग्जैक्टली कितना टाइम गैप चाहिए एको और रिवर्बरेशन के लिए। तो फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया और हमें ये पता चला कि अगर दो रिफ्लेक्शन के बीच में टाइम गैप ये 0.1 सेकेंड से ज्यादा हो, तो फिर हम उन दोनों रिफ्लेक्शंस को क्लियरली सुन पाएंगे और इसे हम एको बुलाते हैं। लेकिन अगर दो रिफ्लेक्शन के बीच में टाइम गैप ये 0.1 सेकेंड से कम हो जाए, तो फिर हमारा ब्रेन ये नहीं बता पाएगा कि एक रिफ्लेक्शन कब खत्म हुई और दूसरी कब स्टार्ट हुई, और इसे हम रिवर्बरेशन बुलाते हैं। और हाँ, अगर टाइम गैप एग्जैक्टली 0.1 सेकेंड हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है, ये थोड़ा ग्रे एरिया। अब एक आखिरी चीज, यार रिवर्बरेशन को कम कैसे किया जाए? क्योंकि देखो, रिवर्बरेशन के कारण तुम दूसरों की बातों को क्लियरली नहीं सुन सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर तुम्हें एक रूम में स्पीच देना और उस रूम में रिवर्बरेशन बहुत ही ज्यादा है, तो यानी कि लोग तुम्हारी बात को क्लियरली नहीं समझ पाएंगे, तो ये तो प्रॉब्लम है ना यार। तो देखो, रिवर्बरेशन को कम करने के लिए तुम रूम में कुछ साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स को रख सकते हो। देखो, इससे होगा क्या ना कि ये मटेरियल्स तुम्हारी साउंड को अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो साउंड अगर अब्सॉर्ब होगी तो यानी कि कम साउंड रिफ्लेक्ट होने वाली है, और अगर कम साउंड रिफ्लेक्ट होगी तो यानी कि रिवर्बरेशन भी कम होने वाला है। तो साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल के लिए कुछ तुम सोफा लगा सकते हो, या फिर खिड़की को खुला रख सकते हो, या फिर कारपेट वगैरह बिछा दो। इनफैक्ट अगर रूम में ज्यादा लोग हैं ना, तो वो भी साउंड को अब्सॉर्ब करने वाले हैं। ये सारी चीजें साउंड को अब्सॉर्ब करती हैं और रिवर्बरेशन को कम करती हैं। अब हम वीडियो को यहीं पे समराइज करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अगर ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का टाइम गैप ये 0.1 सेकेंड से ज्यादा का हो तो हमें एको सुनाई देती है, और अगर यही टाइम गैप ये 0.1 सेकेंड से कम का हो जाए तो फिर हमारा ब्रेन ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में डिफरेंस को नहीं समझ पाएगा और हमें रिवर्बरेशन सुनाई देगी। और देखो, ज्यादा रिवर्बरेशन ये थोड़ी अननोइंग हो जाती है, तो इसे कम करने के लिए हम साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, अब आपको एको और रिवर्बरेशन में तो डिफरेंस समझ आ गया होगा। एको जो होती है ये ज़्यादातर पहाड़ों पर होती है। यहाँ पर हम कुछ भी अगर बोलते हैं तो एक ही चीज़ जो है हमें बार बार सुनाई देती है। और रिवर्बरेशन में अगर आप कोई भी चीज़ बोलते हो तो वो क्या होती है, खिंचती है। देखिए बच्चों, एको में क्या होता है, अगर मान लीजिए हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो वो हमें मल्टीपल टाइम्स क्या होती है, सुनाई देती है। और रिवर्बरेशन में अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं तो आवाज़ क्या होती है, वो खिंचती है। आवाज़ क्या होती है, वो खिंचती है। अच्छा, दोनों में और क्या डिफरेंस होता है? एको के अंदर जो रिफ्लेक्शन होकर साउंड आती है, जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम जाके बोला पहाड़ों पर, गुरदीप बोला,
सही। तो उस केस में क्या होगा, जो नियरेस्ट क्लिफ होगी, पहाड़ी होगी, वहाँ से जो है ये साउंड वेव टकरा कर मेरे पास आएगी। सही। और ये मल्टीपल टाइम्स आने वाली है। अगर मान लीजिए ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड मेरे कानों में 0.1 सेकेंड के बाद में आती है, तो उस केस में वो एको क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं किसी छोटे कमरे में हूँ और वहाँ पर सोफे वगैरह नहीं है, मान लीजिए खाली रूम है, तो वहाँ पर अगर मैं अपना नाम लूँगा तो जैसे मान लीजिए मैंने गुरदीप बोला, तो गुरदीप जो होगा एंड का खिसता हुआ आपको जो है सुनाई देगा। क्लियर है। वहाँ पर क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होती है साउंड की, जो रिफ्लेक्टेड साउंड होती है वो 0.1 सेकेंड से क्या होती है, पहले हमारे कानों में आ जाती है। तो बच्चों ये जो है बेसिक डिफरेंस है एको और रिवर्बरेशन में। एको में एक ही चीज़ बार बार सुनाई देती है, रिवर्बरेशन में आवाज़ आपको जो है गूंजती हुई सुनाई देती है। मतलब एक आवाज़ जो होती है, जो भी आप चीज़ बोलोगे वो खिंचती हुई आपको जो है सुनाई देगी। अब देखिए क्वेश्चन है, रिवर्बरेशन प्रोड्यूस्ड इन लार्ज ऑडिटोरियम ऑब्लिक हॉल्स इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाई विंडो, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड बाई वॉल्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाई वॉल्स एंड सीलिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड बाई फ्लोर। देखिए ये रिफ्लेक्शन, मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर एको और रिवर्बरेशन क्या होती है, बेस्ड होती है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ना हो तो उस केस में एको और रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होगी नहीं। क्लियर है। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाई वॉल्स एंड सीलिंग के ऊपर डिपेंड करती है, उसी के कारण रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंट्रोल रिवर्बरेशन द वॉल्स ऑफ द हॉल शुड बी। अब हमें अगर मान लीजिए रिवर्बरेशन को कंट्रोल करना है, देखिए ज़रूरत से ज़्यादा जो रिवर्बरेशन होता है ये अनवांटेड होता है। इस कारण क्या होता है, हमें जो है आवाज़ दूसरे की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए जो वॉल्स होती हैं हॉल्स की, वो कैसी होनी चाहिए, वो साउंड को एम्पलीफाई करें, साउंड को रिफ्लेक्ट करें, साउंड को ट्रांसमिट करें या फिर साउंड को एब्जॉर्ब करें। तो वॉल्स जो होती है वो बच्चों क्या होनी चाहिए, साउंड एब्जॉर्बिंग होनी चाहिए। सही है। कई बार आप सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं तो आपको दिखेगा वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कर्टेन लगे होते हैं, वो साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए ही लगे होते हैं। और उनकी जो गद्दे होते हैं वो भी क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। और नीचे उन्होंने मैट भी बिछाया होता है, ये सब उन्होंने क्यों किया होता है, साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए बिछाई होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस, जब भी साउंड जो है किसी सरफेस से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उस केस में इन चारों में से कौन सा केस होता है। सही है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो सही है बच्चों। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में पढ़ा है। आगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये गलत है बच्चों। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी लेस देन, ये भी बच्चों गलत है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों यहाँ पर ए जो है वो सही है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है, अ लेबोरेटरी हैड द फॉलोइंग अपरेटस अवेलेबल इन इट। एक लैब है, वहाँ पर ये फॉलोइंग अपरेटस जो है अवेलेबल है। पहला, 2 थिन होलो वुडन ट्यूब्स। सेकेंड, एन इंटेंस एंड ब्रॉड सोर्स ऑफ साउंड, जैसे क्लॉक हो गई। एन इंटेंस पॉइंटेड सोर्स ऑफ साउंड। अ शार्प pointed detector of sound, a well polished metal sheet, a white painted thermocol sheet। अब देखिए ये टोटल 6 मटेरियल जो है हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें उन्होंने कहा, स्टूडेंट कैन डू हिज एक्सपेरिमेंट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब स्टूडेंट जो है उसको लॉ वेरीफाई करना है, किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। तो उसके लिए वो कौन कौन से अपरेटस जो है वो चुनेगा। क्लियर है। तो देखिए अगर उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या करना है, वेरीफाई करना है, उसके लिए एक तो उसको 2
थिन होलो वुडन ट्यूब्स चाहिए होंगी। दूसरा उसको इंटेंस पॉइंटेड सोर्स ऑफ साउंड चाहिए होगा, जैसे क्लॉक वगैरह हो गई। क्लियर है। अ शार्प पॉइंटेड डिटेक्टर ऑफ साउंड, डिटेक्टर जो है साउंड का चाहिए होगा, वो उसके कान हो गए, कान से वो क्या करेगा, साउंड को डिटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट उसको चाहिए होता है अ वेल पॉलिश्ड मेटल शीट, जिससे साउंड जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। नेक्स्ट अ वाइट पेंटेड थर्मोकोल शीट, ये उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही उसको इंटेंस एंड ब्रॉड सोर्स ऑफ साउंड जो है ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे उसको ए, सी, डी और ई ये चाहिए होंगे, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑन वेरीफाइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड द रिफ्लेक्टेड साउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय कीपिंग वन ईयर। देखिए इसमें उन्होंने कहा है हमें यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो उसके लिए जो रिफ्लेक्टेड साउंड होगी उसको डिटेक्ट करने के लिए हम अपने कान को कहाँ पर रखेंगे, नियर द एंड ऑफ द ट्यूब एंड कीपिंग द अदर ईयर क्लोज्ड। सेकेंड, नियर द एंड ऑफ द ट्यूब एंड कीपिंग द अदर ईयर ओपन। नेक्स्ट, at 5 centimeter from the tube and keeping the other ear closed. Next, at about 5 centimeter from the one end of the tube and keeping the other ear open. तो देखिए इसमें A जो है सबसे बेस्ट है। क्यों? मान लीजिए यहाँ पर एक क्लॉक रखी हुई है और क्लॉक से जो आवाज़ जाएगी उसके लिए हमने ये एक ट्यूब रखी हुई है। अब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी, वो इस किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर क्या होगी, वापस आएगी। क्लियर है। अब इस रिफ्लेक्टेड साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कान को एज क्लोज एज पॉसिबल क्या करेंगे, रखेंगे। किसके, इस दूसरी ट्यूब के। और सेकंड, एक कान तो हमने इस ट्यूब के साथ लगा रखा होगा और दूसरे कान को हम क्या करेंगे, बंद करके रखेंगे। क्लियर है। एक कान हमने उसके साथ लगा लिया और दूसरे कान को हम क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं, ताकि हमें कोई दूसरी साउंड जो है वो सुनाई ना दे। हमें सिर्फ कौन सी साउंड सुनाई देनी चाहिए, जिससे जो सी साउंड रिफ्लेक्टेड है वही साउंड हमें क्या होता है, सुनना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने एक ईयर को क्या करते हैं, एज क्लोज एज पॉसिबल जो है रखते हैं। किसके, वुडन ट्यूब के। क्लियर है। और दूसरे कान को हम क्या करते हैं, हमेशा बंद कर कर रखते हैं, ताकि हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो दूसरी आवाजों से। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा है, while performing an experiment or verifying the law of reflection of sound, a student is to choose between पहला a narrow or a wide tube and a strong or a fainted source of sound. The observed experimental difference between the values of angle of incidence and angle of reflection is likely to be minimum when he choose a पहला नैरो ट्यूब एंड अ फेंट सोर्स, वाइड ट्यूब एंड अ फेंट सोर्स, नैरो ट्यूब एंड स्ट्रॉन्ग सोर्स। देखिए ऐसा होता है, इसमें उन्होंने कहा एक स्टूडेंट है, उसको क्या करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर है। तो उस केस में वो क्या करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालेगा। वो क्या है, एग्जैक्टली इक्वल आने चाहिए, मगर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है। तो हम ये ट्राई करते हैं उन दोनों के बीच में एज मिनिमम एज पॉसिबल डिफरेंस आए। तो एज मिनिमम एज पॉसिबल डिफरेंस लाने के लिए वो क्या करेगा, वो क्या नैरो ट्यूब लेगा और एक फेंट सोर्स लेगा। देखिए नैरो ट्यूब तो चलो समझ आता है, मगर फेंट सोर्स नहीं होना चाहिए। सही है। आवाज़ जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होनी चाहिए, फेंटेड नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, वाइड ट्यूब, ट्यूब यहाँ पर वाइड है और फेंट सोर्स है किसका, साउंड का। तो ये दोनों ही क्या है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है
नैरो ट्यूब एंड अ स्ट्रॉन्ग सोर्स। ट्यूब कैसी होनी चाहिए? नैरो होनी चाहिए और सोर्स जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बच्चों सही है। क्लियर है? ट्यूब नैरो हो और सोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट का इन्होंने वाइड ट्यूब एंड अ स्ट्रॉन्ग सोर्स, मतलब वाइड ट्यूब ना हो तो चलता है। सही, सोर्स तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मगर जो ट्यूब है वो ज़रूरत से ज़्यादा वाइड नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ द मोशन ऑफ अ पल्स इन अ स्ट्रिंग द स्ट्रिंग शुड बी। यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए? मेटल वायर की हो, दूसरा लाइट हो और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग हो, एक हैवी स्ट्रिंग हो और एक थिन कॉटन स्ट्रिंग हो। तो देखिए यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो होती है अ लाइट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो लाइट होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पल्स इन अ स्लिंग की स्पीड डज नॉट डिपेंड। देखिए इसमें हमने क्या करना था, एक एक्सपेरिमेंट करना था। उसमें हम क्या करते हैं, एक स्लिंकी लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक पल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब वो कहते हैं इस पल्स की जो स्पीड होगी वो इनमें से किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? पहला डायमेंशंस ऑफ द स्लिंकी, हाँ डायमेंशन पे बच्चों डिपेंड करती है। मटीरियल ऑफ द स्लिंकी, हाँ जी, अलग अलग स्लिंकी में अलग अलग स्पीड की जो है पल्स क्या होगी, क्रिएट होगी। रूम टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द स्लिंकी, लेंथ ऑफ द स्लिंकी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? अच्छा, इसमें आप डायमेंशन कह रहे होंगे, डायमेंशन क्या होता है? देखिए डायमेंशन में दो चीज़ें आ जाती हैं। जो स्लिंकी होगा सही, उसकी डायमेंशन में एक तो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगी, एक वो कितनी मोटी, तीसरा उसकी लेंथ क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है, इन द एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पल्स इन अ स्लिंकी वी प्रेफर अ लॉन्ग स्लिंकी। हम हमेशा जो है एक लॉन्ग स्लिंकी जो है वो प्रेफर करते हैं। सही, उसके पीछे रीज़न क्या होता है? बिकॉज पल्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन अ शॉर्ट स्लिंकी। देखिए जो शॉर्ट स्लिंकी होगी उसमें पल्स तो बन जाएगी, सही, मगर उसको हम प्रॉपरली मेज़र नहीं कर पाएंगे। क्यों? जितनी छोटी स्लिंकी होगी उतनी जल्दी पल्स क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा आगे, बिकॉज स्लिंकी इज चीप एंड वी कैन टेक अ लॉन्ग स्लिंकी।
नो, सो डैट पल्स मे मूव थ्रू इट ईजिली, सो डैट टाइम टेकन बाय द पल्स टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द स्लिंकी इज मोर। हाँ जी, ये बच्चों डी वाला पोर्शन जो है, डी वाला पार्ट सही है। क्लियर है। मान लीजिए आप स्लिंकी में पल्स जो है क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वाली कोई स्लिंकी आपके पास है, तो पल्स एकदम से यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी और आप जो है टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब अगर मान लीजिए स्लिंकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी सही, उतना ही वन रेवोल्यूशन में, वन कंप्लीट स्लिंकी की लेंथ को कवर करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम इजीली जो है उसकी रीडिंग जो है, टाइम जो है नोट कर सकते हैं। तो इसका बच्चों डी आंसर आएगा। सो डैट टाइम टेकन बाय पल्स टू मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ स्लिंकी टू अनदर इज मोर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो बढ़ता है, घटता है, कोई इफेक्ट नहीं होता, मे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिपेंडिंग इन एयर डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन इट। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होता है, बढ़ता है, वैसे वैसे जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है, वो भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो स्पीड है साउंड की एयर में, वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग स्पीड ऑफ अ पल्स प्रोपेगेटेड थ्रू अ स्लिंकिंग, द पल्स इज प्रोड्यूस्ड। देखिए इसमें उन्होंने कहा है हमें जो है इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग स्पीड ऑफ अ पल्स प्रोपेगेटेड थ्रू अ स्लिंकिंग द पल्स इज प्रोड्यूस्ड। सही है। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है स्लिंकी के अंदर जो हम पल्स क्रिएट कर रहे हैं उसकी जो है स्पीड हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उस स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय पुलिंग, हमें जो पल्स प्रोड्यूस करनी है वो करनी है बाय पुलिंग द स्लिंकिंग टुवर्ड्स, हम क्या करें, स्लिंकी को पुल करें अपनी तरफ। दूसरा बाय पुशिंग, हम पुश करें स्लिंकी को, सही, ताकि हम उसको कंप्रेस कर पाएँ। सी बाय गिविंग अ जर्क टू द स्लिंकी इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन ओनली। अब हम ये भी कर सकते हैं क्या, हम स्लिंकी को वर्टिकली अपवर्ड क्या करें, जर्क दें। डी बाय गिविंग अ जर्क टू स्लिंकी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो बच्चों ये वाला केस होगा, यहाँ पर हमें जो होता है उसकी जो लेंथ होती है उसके परपेंडिकुलर हमें क्या करना होता है, जर्क देना होता है। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए किसी भी पल्स की स्पीड हमें मेजर करनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जर्क देंगे स्लिंकी को, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, एक स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच किया एज शोन, जैसे कि हमें यहाँ पे शो कर रखा है फिगर में। द स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड, और फिर हमने क्या किया, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया। सही है। अच्छा आगे, फ्रॉम इट्स पोजिशन ए, व्हेन द पल्स इज इन पोजिशन एक्स एंड इज स्टॉप्ड in its position B, when the pulse has traveled back to its position X। अब देखिए इन्होंने पूछा है the velocity of the propagation of the pulse along the speed, हमें क्या करना है, यहाँ पर पल्स की जो है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। देखिए इसमें उन्होंने कहा है स्टॉप वॉच जो है इनिशियल पोजीशन उसकी यहाँ पर है, और जो इनिशियल पोजीशन है सही पल्स की वो एक्स पर है। क्लियर है। फिर हमने क्या किया, पल्स
डेवलप की, किसके अंदर, स्लिंकी के अंदर। क्लियर है। और जब उसने एक चक्कर लगाया, एक चक्कर पूरा लगाया, तो उस वक्त यहाँ पर जो है स्टॉप वॉच आ गई थी। तो अब हमें तो यहाँ पर क्या करना है, ये बताना है कि स्लिंकी के अंदर जो पल्स प्रोड्यूस हुई है उसकी स्पीड क्या होगी। देखिए पहले वो एक्स पर है, तो ये पोजीशन है स्टॉप वॉच की। जब वो एक चक्कर पूरा लगाकर आ गई एक्स पर दोबारा, कौन, पल्स, तो ये पोजीशन थी किसकी, स्टॉप वॉच की। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड कितना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2, और उसने एक कंप्लीट रोटेशन लगाया है, तो कितना आ जाएगा, ये 4 मीटर उसने जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब देखिए टाइम, तो इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया 400 सेंटीमीटर। अब देखिए टाइम, यहाँ पर 55 पर सुई है और यहाँ पर क्या है बच्चों, 45 पर है। तो 55 से 45 के बीच में कितना टाइम है, 50 सेकेंड टाइम है। सही है। कैसे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। क्लियर है, हाँ गया ना, तो 50। अब देखिए स्पीड निकालिए, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 400, टाइम है 50, तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो है सी इसका ऑप्शन सही होगा। एक और दोबारा समझ लीजिए, इसमें उन्होंने कहा जब हमने पल्स को क्रिएट किया वो एक्स पर है, तो उस वक्त पोजीशन ये है किसकी, स्टॉप वॉच की। सही है। अच्छा, जब उसने एक पूरा रोटेशन लगाकर यहाँ पर वापस आ गई, तो क्लॉक पे ये पोजीशन थी। क्लियर है। तो इसमें इसने टाइम कितना ट्रेवल किया, पहले 55 पर है, अब 45 पर है, तो उनके बीच का टाइम देख लीजिएगा, 50 सेकेंड आ रहा होगा। यहाँ पे उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 2 मीटर पहले इधर गई, फिर 2 मीटर उधर गई, तो 400 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया और ये टाइम आ गया, डिवाइड करोगे तो स्पीड आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ने कहा स्टूडेंट सेटअप अ स्लिंकी ऑन अ स्मूथ टेबल टॉप इन द मैनर शोन हेयर। एक स्टूडेंट है, उसने इस तरीके से स्लिंकी का सेटअप किया है। हाउ कैन ही प्रोड्यूस द ट्रांसवर्स वेव, उसको क्या करते हैं, ट्रांसवर्स वेव जो है प्रोड्यूस करनी है बाई मूविंग इट्स फ्री एंड क्यू। यहाँ से क्यू से उसको क्या करना है, ट्रांसवर्स वेव क्या करनी है, इसके अंदर प्रोड्यूस करनी है। सही है। तो वो क्या करेगा, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द टेबल। तो वो किस तरीके से जो इसका फ्री जो एंड है स्लिंकी का, उसको किस तरीके का मूव करेगा। पहला तरीका क्या है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द टेबल टॉप। क्लियर है। सेकंड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी, अप एंड डाउन करे। सही। और थर्ड डी जो है उसमें कहा है लेफ्ट एंड राइट। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए उसको क्या करना है, ट्रांसवर्स वेव जो है इसके अंदर प्रोड्यूस करनी है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, लेफ्ट एंड राइट स्लिंकी का जो फ्री एंड है उसको क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है बच्चों। एक बार बच्चों ये दोबारा समझ लीजिए आप। देखिए ट्रांसवर्स वेव जो होती है ना वो इस तरीके से बनती हैं। क्लियर है। तो अब देखिए ये टेबल के उसने ऊपर जो स्लिंकी है उसको क्या कर रखा है, बिछा रखा है एक तरीके से। सही है। तो वो इस तरीके से तो जर्क मार ही नहीं सकता जैसे हम रस्सी में मारते हैं। क्यों, नीचे जो है टेबल के साथ चिपकी हुई है, ये स्लिंकी टेबल के साथ लगी हुई है। सही। तो ऐसे में वो क्या करेगा, लेफ्ट राइट क्या करेगा, उसको घुमाएगा, तो जो है इस तरीके से उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव बनेगी।
नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए सामने रस्सी है, रस्सी का एक सिरा मैंने सामने बांध दिया वॉल पर, दूसरा सिरा मेरे हाथ पर है, तो मैं ऐसे अगर जर्क मारूंगा तो उसके अंदर क्या होंगी, रिपल्स बनेंगे और ट्रांसवर्स वेव क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। सही है। मगर अगर रस्सी मैंने किसी टेबल के ऊपर रखी हुई है तो मैं ऐसे जर्क मारूंगा ही नहीं। सही। उस केस में अगर मुझे ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करनी है तो मैं लेफ्ट राइट क्या करूंगा, इस तरीके से घुमाऊंगा। किसको, स्लिंकी को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ अ पल्स थ्रू अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग अ स्टूडेंट हैड टू चूज बिटवीन यूजिंग अ थिक सिल्क स्ट्रिंग एंड अ थिक कॉटन स्ट्रिंग, stopwatch and a table clock. The combination choice that he should prefer is। अब देखिए वो किस तरीके का कॉम्बिनेशन यूज करेगा। पहला, सिल्क की स्ट्रिंग ले और टेबल क्लॉक ले। सही। दूसरे में सिल्क की स्ट्रिंग ले और स्टॉप क्लॉक ले। सही। नेक्स्ट, कॉटन स्ट्रिंग ले और टेबल क्लॉक ले। नेक्स्ट, कॉटन की स्ट्रिंग ले और स्टॉप क्लॉक ले। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर उसके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें सबसे बेटर ये रहेगा, वो कॉटन की तो स्ट्रिंग ले और स्टॉप क्लॉक ले। सही। इसके पीछे रीज़न क्या है, अ कॉटन स्ट्रिंग शुड बी यूज बिकॉज इट इज़ बेटर कैरियर ऑफ पल्स देन अ सिल्क स्ट्रिंग। सही। उसके पास दो ही तो है, एक तो कॉटन की स्ट्रिंग है और एक सिल्क की स्ट्रिंग है। तो कॉटन की जो स्ट्रिंग होती है उसमें पल्स जो है बेटर तरीके से प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट, यहाँ पर वो स्टॉप क्लॉक क्यों लेगा, क्योंकि स्टॉप क्लॉक की जो इनिशियल टाइम होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसका इनिशियल टाइम हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसलिए वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉप क्लॉक को क्या करेगा, यूज़ करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्ट्रॉन्ग ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल पल्स क्रिएटेड एट वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज ऑब्जर्व टू कंप्लीट 5 जर्नी अलोंग इट्स लेंथ बिफोर फेडिंग आउट। देखिए एक ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल पल्स क्या हुई, क्रिएट हुई। सही। एट वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, और उसने 5 कंप्लीट जर्नी की अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। उसके बाद वो ख़त्म हो गई। अब उन्होंने इसकी इनिशियल और फाइनल रीडिंग जो है स्टॉप क्लॉक पर दे रखी है। सही। इफ़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L मीटर द स्पीड ऑफ द पल्स वुड बी। तो हमें बताना है यहाँ पे पल्स की जो स्पीड है वो क्या होगी। तो देखिए हमें ये तो पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है। तो यहाँ पे देखिए टाइम कितना लग रहा है, इनिशियली तो यहाँ पर है पल्स वो सुई। सही है। और फाइनली यहाँ पर है, तो इनके बीच में टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 50 सेकेंड। अब देखिए वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, उसने 5 लेंथ जो है ट्रेवल की है। सही है। और उसकी लेंथ आपको दे रखी है L मीटर। क्या दे रखी है, L मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5L हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ रख दीजिए 5L मीटर। क्लियर है। तो ये आ जाएगा 5L अपॉन 50, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, L/10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों स्पीड आ जाएगी किसकी, पल्स की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्टूडेंट डिड देयर एक्सपेरिमेंट ऑन मेजरिंग द स्पीड ऑफ अ पल्स थ्रू अ स्ट्रिंग एज फॉलोज। पहला, स्टूडेंट ए स्ट्रेच हिज थिक कॉटन स्ट्रिंग वेरी टॉट एंड गिव अ वेरी माइल्ड ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल जर्क। स्टूडेंट बी क्या कर रहा है, स्टूडेंट बी स्ट्रेच हिज थिन जूट स्ट्रिंग just taut and give it a mild transverse horizontal jerk. Student C stretch his thick cotton string just taut and give it a strong horizontal jerk.
स्टूडेंट डी स्ट्रेच हिज थिन जूट स्ट्रिंग वेरी टॉट एंड गेव इट अ स्ट्रॉन्ग ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल जर्क। द बेटर चॉइस इज डेट ऑफ स्टूडेंट। आपको बताना है बेटर चॉइस किसकी है। बेटर चॉइस बच्चों यहाँ पर होगी स्टूडेंट सी की। उसके पीछे रीज़न क्या है? फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ पल्स थ्रू अ स्ट्रिंग द स्ट्रिंग जस्ट बी शुड बी जस्ट टॉट। सही, वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए? जस्ट टॉट होनी चाहिए। बट शुड नॉट गिवन अ स्ट्रॉन्ग जर्क, मगर हम उसको स्ट्रॉन्ग जर्क नहीं देंगे। सही, सॉरी, बट शुड बी गिवन अ स्ट्रॉन्ग जर्क, और उसको हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग जर्क देंगे। सो डैट पल्स ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड इज फॉर्म, ताकि लार्ज एम्पलीट्यूड की पल्स जो है वो फॉर्म हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट सी जो है वो सही है। उसने क्या किया? अपनी थिक कॉटन स्ट्रिंग को क्या करा है? पहले टॉट कर दिया, अच्छे तरीके से कस दिया, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल जर्क उसने क्या करा है? दिया है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ए क्यों गलत है? वो थिक कॉटन स्ट्रिंग को क्या कर रहा है? स्ट्रेच कर रहा है, और माइल्ड क्या कर रहा है? जर्क दे रहा है। तो उससे लार्ज एम्पलीट्यूड की जो है वेव नहीं बनेगी। क्लियर है? स्टूडेंट बी जो है वो जूट की स्ट्रिंग ले रहा है। जूट की स्ट्रिंग जो है प्रॉपरली पल्स क्रिएट नहीं करती है। सेकंड, वो माइल्ड ट्रांसवर्स जर्क दे रहा है। डी क्यों गलत है? उसके पास भी जूट की स्ट्रिंग है बच्चों। क्लियर है? तो स्ट्रिंग किसकी होनी चाहिए बच्चों? वो कॉटन की ही होनी चाहिए। और जर्क कैसे देंगे? स्ट्रॉन्ग जर्क देंगे, ताकि लार्ज एम्पलीट्यूड की वेव जो है वो प्रोड्यूस हो सके।